हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो आपका एसएसटी है, यानी जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है सीटेट के सेकंड पेपर में आपका एसएसटी पूछा जाता है। एसएसटी के टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हम जो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो जो एसएसटी है उसके जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर वो सीटेट की तैयारी करते हैं, खासकर सेकंड पेपर की। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि अशोक की अभिलेख जो है वो किस लिपि में लिखे गए थे। जो अशोक द्वारा अभिलेख लिखे गए थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, या फिर कहने की किस लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, क्या वो संस्कृत लिपि में थे, देवनागरी लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि में थे, या फिर तमिल लिपि में थे। तो आप सभी को पता होगा कि अशोक के द्वारा जो शिलालेख लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और कौन सी लिपि में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, प्राकृत भाषा के ब्राह्मी लिपि में जो है ये अभिलेख ज़्यादातर इनके जो मिलते हैं वो जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो अभिलेख है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिलते हैं इनके अभिलेख। और किस भाषा में? तो ये प्राकृत भाषा में। कौन सी लिपि है? तो ये ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलती है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं एवं 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु के बड़े स्तर पर खेती करने के लिए आवश्यक था। ठीक है, क्यों आवश्यक था? सिंचाई के लिए तटबंधी का निर्माण था इसलिए, इसके लिए जो है आवश्यक था, या फिर भूमि का वन रोपण किया जाए इसके लिए, या फिर घास स्थलों को हटाया जाए, या फिर अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए इसलिए। ठीक है, तो 5वीं और 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु के बड़े स्तर पर खेती करने के लिए जो आवश्यक था वो इसलिए था ताकि सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण किया जा सके। ठीक है, क्या किया जाए? सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण किया जा सके। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प मृतकों, यहाँ पे मृतकों होगा, मृतकों को उनके सामान के साथ दफन जाने के कारण को दर्शाता है। यानी प्राचीन टाइम पे क्या होता था, किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी तो डेड बॉडी के साथ साथ कई सारे उपकरण भी दफनाए जाते थे। क्यों दफनाए जाते थे ये बताना है। मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था इसलिए, या फिर परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी, या फिर मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। तो प्राचीन टाइम पे जो मृतक होते थे उनको दफनाने के साथ साथ उनके जो कुछ घरेलू सामान होते थे जो वो यूज करते थे उनको भी उनके डेड बॉडी के पास रख दिया जाता था, जिसमें उनके गहने होते थे, कुछ मिट्टी के बर्तन होते थे, कुछ उपकरण होते थे। उनकी जैसे डेड बॉडी है तो उसके आसपास रख देते थे उपकरण। ठीक है, वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि किसी भी व्यक्ति की जो डेथ होती तो डेथ के बाद भी जो उसका जीवन है वो सुगम रहे, अच्छा रहे, इसलिए जो है यानी कि वो मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था इसलिए वो ऐसा करते थे। ठीक है, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास रहता था इसलिए वो सारे उपकरण डेड बॉडी के साथ में दफनाते थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी कथनों को देखें और सही उत्तर चुनें। ठीक है, ए लिखा है कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। ठीक है, बी लिखा है कि लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चित्रित होते थे। ये भी सही है, यानी जो लघु चित्र होते हैं वो छोटे, यानी लघु चित्र का मतलब छोटा चित्र, ये छोटे आकार के चित्र होते हैं। तो ये तो सही है। दूसरा है कि लघु चित्र जो है आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते थे। ये भी सही है। सी नंबर है कि प्राचीनतम लघुचित्र जो थे वो ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। ये भी यहाँ पे सही है, यानी प्राचीन टाइम पे जो लघुचित्र बनाए जाते थे वो ताड़ के पत्तों पे बनाए जाते थे या फिर जो लकड़ी होती थी उस पर जो है बनाए जाते थे। तो ये भी सही है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, यानी ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। तो ए, बी और सी यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
कि गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है। जो गुरु नानक देव हैं उनके द्वारा जो बनाए गया जो पवित्र स्थान है, शुरुआती जो पवित्र स्थान है वो किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। क्या वो विजक के नाम से जाना जाता है, या फिर खालसा के नाम से, या फिर जो है लंगर के नाम से, या फिर धर्मसाल के नाम से। तो ये किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है धर्मसाल के नाम से। ठीक है, यानी गुरु नानक द्वारा जो बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान है वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो धर्मसाल के नाम से जाने जाते हैं। अब जिनको जो है गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। अब जो है जहाँ पे गुरु नानक देव को मानने वाले लोग हैं, जो सिख हैं, वो जो उनका पवित्र स्थान वो गुरुद्वारा हो गया। पहले धर्मसाल के नाम से जानते थे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन दिया हुआ है, इसमें अभिकथन और कारण। अभिकथन दिया है कि लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। ठीक है, यानी अभिकथन दिया है कि लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में महत्वपूर्ण हो गए थे और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। ठीक है, ये सही है। यानी जो महत्वपूर्ण जनपद थे, महत्वपूर्ण जो जनपद थे उनको महाजनपद कहा जाने लगा था। ठीक है, अभिकथन सही है। दूसरा दिया है कारण कि सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक सही कर प्रणाली लागू की गई। ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर इसकी व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली होल्ट मैंकजी द्वारा तैयार की गई थी। होल्ट मैंकजी जी द्वारा जो तैयार की गई प्रणाली थी वो कौन थी। क्या वो स्थायी बंदोबस्त थी, महलवारी बंदोबस्त थी, रैयतवारी बंदोबस्त थी, या फिर अस्थायी बंदोबस्त। यहाँ पे बंदो होगा। ठीक है, बंदोबस्त था। तो कौन सी नई प्रणाली होल्ट मैंकजी द्वारा तैयार की गई थी, तो वो तैयार की गई थी कौन सी, महलवारी बंदोबस्त। कौन थी, महलवारी बंदोबस्त, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कैको लार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। कौन से राज्य के कैको लार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। क्या वो पश्चिम बंगाल है, पूर्वी भारत है, उत्तर भारत है, या फिर दक्षिण भारत है। तो ये कहाँ था, ये था दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत के जो दक्षिण भारत के जो कुछ राज्य हैं वहाँ पे कैकोलार और देवांग समुदाय के जो है वो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता एवं समानता के संदर्भ में कथनों ए एवं आर को पढ़े तथा, यहाँ पे आर होगा, को पढ़े तथा सही उत्तर चुने। ए दिया है यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता एवं समानता की मांगों का समर्थन किया था। ठीक है, पहला सही है। दूसरा दिया है आर की राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों एवं महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। ये ऑप्शन भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द जो है सूफीवाद से जुड़ा है। इनमें से 4 शब्द हैं, इनमें से बताना कौन से शब्द जो है सूफीवाद से जुड़े हैं। पहला खानकाह, दूसरा है रक्स, तीसरा है जिक्र और चौथा है आपका स्नान। इनमें बताना है कि कौन सा जो है सूफीवाद, जो कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या वो खानकाह है, तो बिल्कुल सही, खानकाह भी है, रक्स भी है और यहाँ पे आपका जो है जिक्र भी है। ठीक है, यानी खानकाह, रक्स, जिक्र है लेकिन स्नान नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ए, बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी है। किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी है। क्या वो नारायण गुरु हैं, वंदना शिवा हैं, ज्योतिराव फूले हैं, या फिर ईवी रामास्वामी नायकर हैं। ठीक है,
किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी है? कौन है वो, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। ठीक है, ज्योतिबा राव फूले द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया था? ठीक है, यानी एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो वर्तमान में कर्नाटक से थी, यानी वर्तमान में वो कर्नाटक है, वहाँ की जो प्रभात फेरी थी उसका आयोजन किया था। क्या वो सरोजिनी नायडू थी, अंबाबाई थी, बेगम हजरत महल थी, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित थी? ठीक है, तो वो कौन थी? वो थी अंबाबाई। ध्यान रखना, कौन थी? अंबाबाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी कथनों पर प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया है कि सरकार ने ऐलान किया है कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे, और बी दिया है कि इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो बताना है कि सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा है कि इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी आपका ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है, या कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? पहला है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान जो है जो लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, पहला सही है। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं वो को वोट देने का अधिकार मिला है। ठीक है, तीसरा कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष माना गया, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे ए और सी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है, ये आपको बताना है। पहला है भारत का सड़क मानचित्र, दूसरा है भारत का पर्वतों का मानचित्र, तीसरा है भारत के राज्यों का मानचित्र, और चौथा है ऑप्शन गांव के खेतों का मानचित्र। ठीक है, कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है ये बताना है आपको। यानी जो थीमेटिक मानचित्र है उसका उदाहरण कौन सा है, तो वो है भारत का सड़क मानचित्र। यहाँ पे भारत होगा। ठीक है, भारत का जो सड़क मानचित्र है वो किसका उदाहरण है? थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कथन और कारण के रूप में। कथन ए जो दिया है वो लिखा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, पहला ऑप्शन सही है। यानी जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या ये ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा है कि कर्क रेखा जो है एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ऊपर ठीक जो है ऊपर होता है, सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, जो कर्क रेखा है वो मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ऊपर सिर के ठीक ऊपर होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ग्रीनविच पर 11 बजे पूर्वाह्न यानी 11 पूर्वाह्न बजे होंगे, यानी दोपहर के 11 बजे होंगे,
तब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर में बजे होंगे, ये आपको बताना है। क्या वो 20 अंश पूर्व में बजे होंगे, या फिर 20 अंश पश्चिम में, या फिर 30 अंश पूर्व में, या फिर 30 अंश पश्चिम में। तो ये कब होंगे, ये होंगे 30 अंश पश्चिम में। ठीक है, अगर ग्रीनविच पर 11 बजे हैं, दोपहर के 11 बजे हैं, तब 9 बजे पूर्वाह्न किस देशांतर में बजे होंगे, तो ये बजे होंगे 30 अंश पश्चिम में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, जैसे पहला दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, जी नहीं। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, ये सही है। सी नंबर है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है, ये ऑप्शन सही है, यानी बी और सी यहाँ पे सही है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे बी और सी आपका सही है। बी और सी कहाँ पे है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सेल का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है सेल निर्माण कहते हैं, या फिर जो है सेल चक्र कहते हैं, या फिर सेल परिवर्तन कहते हैं, या फिर जो है सेल अपघटन कहते हैं। तो सेल का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेल चक्र। ठीक है, क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। महासागरीय जल का यानी दिन में 2 बार एक नियम है कि जो महासागर का जल है वो उठेगा और गिरेगा, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, क्या ये तरंगे कहलाती हैं, या फिर ज्वार भाटा कहलाती है, ये महासागरीय धाराएं, या फिर सुनामी। तो जो नियम होता है महासागर जल का कि 2 बार दिन में जो है जल ऊपर उठेगा और नीचे गिरेगा, तो वो क्या कहलाती प्रक्रिया, वो ज्वार भाटा कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए जल है, ठीक है, लेकिन उसका एक नियम है कि दिन में 2 बार जो जल है ऊपर उठेगा और नीचे गिरेगा। ठीक, उठेगा फिर नीचे गिरेगा, तो ये क्या होता है, ये आपका ज्वार भाटा होता है, इसको क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी की पहला संकेत कौन सा है। जो सुनामी आती है उसका जो पहला संकेत है वो कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, पहला कि तटीय क्षेत्र में आता हुआ बल, यहाँ पे तटीय होगा, तटीय क्षेत्र में आता हुआ बल, या फिर तटीय क्षेत्र से जल में कमी है। ठीक है, या फिर तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती विशालकाय तरंग, या फिर तटीय क्षेत्र में जाती हुई विशालकाय तरंग। ठीक है, तो क्या है ये जो सुनामी का पहला जो संकेत होता है वो तटीय क्षेत्र में जल की कमी होती है। ठीक है, क्या होती है, तटीय क्षेत्र में जल की जो कमी होती है वो जो होती है वो सुनामी आने का पहला संकेत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति हैं और जो वन्य जीव हैं हमें कहाँ मिलते हैं, क्या ये स्थल मंडल में मिलते हैं, जल मंडल में मिलते हैं, वायुमंडल में, या फिर जैव मंडल में। तो ये जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये हमें जैव मंडल से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, जैव मंडल में मिलते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है। ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है, क्या वो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, सिंधु है, या फिर यमुना है। ठीक है, तो जो ठंडा रेगिस्तान होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए कहते किसको है, तो जो लद्दाख का एरिया होता है, जो लद्दाख है उसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो लद्दाख से जो है लद्दाख जो है वो हिमालय में जो है जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यहाँ पे जो नदी बहती है उसको क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया है। भारत का वर्णन करते हुए किसने
अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया? क्या वो महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर बाल गंगाधर तिलक हैं? ठीक है, यानी जो है भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का जो है प्रयोग किया है, तो वो कौन है? तो वो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके द्वारा जो एक मुहावरा कहा जाता है भारत में अनेकता में एकता जो है, इसका वर्णन जवाहरलाल नेहरू ने ही किया है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, ये बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है? ठीक है, यानी भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है? क्या वो बैंकिंग है, या फिर जो है संचार है, या फिर पुलिस है, या फिर जो है मुद्रा है? किस पे जो है केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है, ये आपको बताना है। तो वो कौन सा ऑप्शन इस पे सही होगा, ये आपको बताना है। तो वो कौन है? क्या वो बैंकिंग है, संचार है, वो पुलिस है? तो ये कौन सा है? ये है पुलिस। यानी जो केंद्र सरकार है वो किस पे भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत कानून नहीं बना सकती? वो पुलिस पे कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार पुलिस पे कानून नहीं बना सकती क्योंकि यह राज्य का विषय है। किसका विषय है? राज्य का विषय। पुलिस जो है राज्य विषय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है। तो उसमें केंद्र सरकार कोई भी कानून नहीं बना पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, भारत में सरकार जो है 3 स्तरों पर काम करती है, इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? क्या शक्तियों का बंटवारा होता है, या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, या फिर जो है इसको संघवाद कहते हैं, या फिर जिम्मेदार सरकार कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संघवाद। ठीक है, क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? संघवाद के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिनमें, जो दादन व्यवस्था कौन सी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिनमें बुनकर इकट्ठे होकर परस्पर साथ के लिए काम करते हैं, या फिर बुनकर सूत खरीदने में अपना पैसा लगाते हैं और तैयार कपड़ों को सीधे बाजार में बेचते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इससे तैयार माल प्राप्त होता है, और फोर्थ ऑप्शन है कि सरकार जो है बुनकरों की सरकारी संस्था से कपड़ा लेती है। तो जो दादन व्यवस्था होती है वो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें ये जो है संदर्भित करती है कि जिनमें जो है व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इससे तैयार माल प्राप्त होता है। यानी जो व्यापारी होते हैं वो कच्चा माल बुनकरों को देते हैं और इससे तैयार माल जो होता है क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, व्यापारियों द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, यानी जो व्यापारी होते हैं वो कच्चा माल किसको देते हैं? बुनकरों को देते हैं। बुनकर क्या करते हैं? इससे माल तैयार करते हैं। जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है वो बुनकर बना के तैयार करते हैं, जिसको माल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह जो है वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वो आदमी वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये कथन किसने कहा था? क्या वो MK गांधी थे, या फिर जो है BR अम्बेडकर थे, या फिर RN टैगोर थे, या फिर JN नेहरू थे? तो MK गांधी महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी थे। MK गांधी का फुल फॉर्म जो होता है मोहनदास करमचंद गांधी होता। तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार में ऐसे कानून पारित किए गए हैं जो डैश से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रेज सुविधा प्रदान करता है, वो अनिवार्य बनाते हैं। ठीक है, किसमें अनिवार्य बनाते हैं ये आपको बताना है। क्या वो 15 है, या फिर जो है 20 है, या फिर 25 है, या फिर 30 है? तो जो सरकार है वो सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो 30 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रेच सुविधा प्रदान करना क्या करते हैं? अनिवार्य बनाते हैं। तो कितना है यहाँ पे? 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है?
भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? क्या वो मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, या फिर प्रस्तावना है, या फिर 7वीं अनुसूची है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका मौलिक अधिकार। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।